हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज एक बार फिर बीआर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले जो गुड न्यूज है वो ये है कि आरपीएससी के अगस्त में जो भी स्टूडेंट थे वो कोशिश कर रहे थे कि जो एग्ज़ाम है उसका डेट जो है वो पोस्टपोन हो, क्योंकि टाइम कम मिल रहा था तैयारी के लिए। बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी के लिए। और आज का जो न्यूज यही है कि जो फर्स्ट गेट का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होने वाला है और अब इसमें जो नई डेट है वो जल्दी ही अनाउंस होगी, तो हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। अब जो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे थे आप उसको कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अक्सर होता क्या है, जब भी एग्जाम पास में आती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, सो दैट कोई भी ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसके जो क्वेश्चन है वो स्किप नहीं हो। लेकिन अब हमारे पास में टाइम है तो आप उसको वापस रिविजन करें जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, और जैसे 15-20 दिन का टाइम है अब वापस आप ऑब्जेक्ट पे आ जाना, लेकिन अभी आप वापस थ्योरी पे आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। अब बात करेंगे हम अपने वाले टॉपिक भी। हमारा जो टॉपिक था साइकोलॉजी का था, और साइकोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग शेष व्यवस्था की। और जो शेष व्यवस्था की जो समय था इंग्लिश में उसको इन्फेंशिया बोल देते हैं। 0 से लेकर के 6 वर्ष का जो समय है वो इन्फेंशिया अवस्था स्टेज बोल देते हैं। इस अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो इस अवस्था में जो करोन करो था उसने भी बोला था कि 20वीं सदी होगी वो बालक की सदी होगी, ये मुख्य विशेषता थी उसकी। और इसके अंदर जो भी है खिलौने की आयु है, ये सारी जो विशेषताएं हैं किस किस नाम से किस किस माध्यम से उसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं इनकी बात कर चुके थे। और किस मनोवैज्ञानिक ने शेष व्यवस्था के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी थी, हम इसके बारे में भी हम लोग जो थे अध्ययन कर चुके थे। अब इस शेष व्यवस्था में क्या होता है कि और 5 बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या होता है कि जब शेष अवस्था के अंदर शेष अवस्था में भी नवजात शिशु की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो कि एग्जाम के लिए यहाँ पे देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें से कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है और हुआ है, और वहाँ पे हम लोग चीज स्किप कर देते हैं और मोटा मोटा शेष अवस्था पढ़ करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। अब उसमें नवजात शिशु की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उस अवस्थाओं की हम लोग बात करते हैं। बात करें हम लोग, जैसे नवजात टॉपिक चल रहा था हमारा शेष व्यवस्था, जिसको हमने बोला था इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, अब इन्फेंसी स्टेज में क्या है उसकी बात भी करते हैं हम लोग। इन्फेंसी स्टेज में उसमें होता क्या है इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ले तो मोरो बात करें इसमें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि इस स्टेज क्या है, सबसे पहले स्टेज की बात करें मोरो स्टेज। मोरो में क्या होता है, पहली स्टेज एक की बात करें मोरो, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कि जो मोरो अवस्था होती है वो मोरो अवस्था होती क्या है। इस मोरो अवस्था में क्या होता है, बालक क्या करता है, बालक के सामने हम लोग कोई भी चीज पकड़ डालते हैं, कुछ भी सामान डालते हैं, खिलौना डालते हैं या कुछ भी हम लोग, जैसे माँ कोई काम करती रहती है घर में तो क्या करती है, कोई भी छोटा कटोरी फटोरी क्या है उसके सामने डाल देती है और उसको बच्चा उससे खेलता रहता है। उस अवस्था में क्या करता है बच्चा, क्या करता है उस वस्तु को, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। जो भी उसके पास में कोई भी वस्तु डाली जाती है उस वस्तु को क्या करता है वो पकड़ने की कोशिश करता है, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग मोरो स्टेज बोला जाता है या मोरो अवस्था कहा जाता है। दूसरी बात करें तो दूसरी जो स्टेज है वो है उसकी रूटीन अवस्था। अब ये रूटीन अवस्था है क्या चीज, हम देखते हैं परिवार में जिसके भी बच्चा है, छोटा बच्चा, और जिसके नहीं है, शादी हो गई तो जरूर जैसे बच्चे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो छोटा बच्चा होता है हम उसको क्या करते हैं, उसके जब गाल के ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या करता है वो जब उसके गाल के ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो क्या करता है अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है। देखिए जब छोटा बच्चा होता है हमारे परिवार में क्या करते हैं, जैसे हम लोग उसको गाल के हाथ लगाते हैं तो वो मुंह खोलने की कोशिश करता है, इशारा करने की कोशिश करता है, मुंह खोलने की जो क्रिया करते हैं
उसी अवस्था को क्या कहते हैं यहाँ पर रूटिंग अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखो, गाल को छूने पर बच्चा क्या करता है, अपने मुंह को खोलता है। ये प्रैक्टिकली करके देखो, बच्चा नहीं है तो लेके आओ पड़ोस से और उसके गाल के हाथ लगा के देखो आप। जैसे गाल के हाथ लगाओ क्या करेगा, वो मुंह फाड़ने की कोशिश करता है, हंसने की कोशिश करता है। ये जो क्रिया करता है, इसी क्रिया को क्या कह देते हैं हम लोग, रूटिंग अवस्था कह देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बेबेंस की। बेबेंस की अवस्था में क्या होता है, शिशु के पैर को या तलवे को हाथ लगाते हैं तो वो क्या करता है, जो पैर की जो उंगलियां होती है उस उंगलियों को आगे की तरफ, पैरों को आगे की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। बेबीज की अवस्था। तीसरी इस स्टेज में देखें दोस्तों, बेबीज की, ये नवजात शिशु की अवस्था है। ये भी इस अवस्था में क्या होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा है तो हम क्या करेंगे, उसके जैसे पैरों पे हाथ लगाते हैं पीछे और गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो जो उसकी जो पैरों की जो उंगलियां होती है उस क्या करता है, वो आगे की तरफ उनको मोड़ने की कोशिश करता है और अपने आप को दूर हटाने की कोशिश करता है। करके देखो प्रैक्टिकल घर पे जाकर के, और इस जब पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा छोटा होता है उसके पैर के हम लोग पिछले गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो छोटे जो पैर होता है उसको क्या करता है, वो आगे उसको फोल्ड करने की कोशिश करता है, उनको हलचल की जो क्रिया करने की कोशिश करता है। इस अवस्था को क्या क्या कह देते हैं हम लोग, बेबेंस की अवस्था कहा जाता है। लिखने की बात इसमें यही है कि जैसे पैर को छूने की कोशिश करते हैं हम लोग, पैर को छूने की कोशिश करता है तो नवजात शिशु क्या करता है, तो नवजात शिशु अपने पैरों को आगे की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, मोड़ने की कोशिश करता है। ये बातें क्लियर होगी दोस्ती, बेबेज की अवस्था किसे कहते हैं। जैसे हम लोग पैर को छुएंगे तो आगे की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है इसका, फीटल एक्टिविटीज। फीटल एक्टिविटीज क्या होता है, बेसिकली जब बच्चा गर्भस्थ में होता है, मां के गर्भ में होता है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो स्वतः ही क्रिया करती है। फीटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट स्टेज होती है दोस्तों इसकी, फीटल एक्टिविटीज। इस अवस्था में क्या होता है, जब गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु का मतलब है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उसके पैरों में, हाथ पैरों में, हम यह सकते दोनों लिख सकते हैं हम लोग, हाथ और पैरों में स्वतः ही क्रियाएं होती हैं, और जो वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं या जो माँ बन चुकी हैं उनको तो अच्छे से पता है। हम लोग देखते हैं समाज में भी, परिवार में भी, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है और जब 8-9 महीने का बच्चा, 8 महीने के आसपास बच्चा होता है तो हम लोग अक्सर परिवार में सुनते हैं, जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है तो जैसे पेट में क्या आता है वो लात मारने की क्रिया करता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि अभी बच्चा जो हलचल कर रहा है, पेट में जो पैर लात मार रहा है, हाथ मार रहा है, ये जो हम लोग आम बात बोल सकते हैं, जो भाषा बातचीत करते हैं वो यही क्रिया है। इसीलिए हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में फीटल एक्टिविटीज बोल देते हैं। उस वक्त क्या होता है, जब वो लात मारने की कोशिश करता है उस वक्त वो क्या है, वो अपने हाथ पैरों को क्या है, हलचल करता है, वो क्रियाएं करता है जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है। ये जो क्रियाएं करता है, हाथ पैरों को हिलाने की क्रिया करता है, जब हिलाता है तो वो जो है माँ के गर्भ से जो उसके हाथ और पैर टकराते हैं। और हम राजस्थान में या कहीं पे भी हम बोलचाल की भाषा में बताते हैं कि जो बच्चा है वो लात मार रहा है या बड़ा हो गया अपने आप में, मतलब अब है जो समय पूरा पक गया है, डिलीवरी होने वाली है, यही इसी क्रिया को बोल देते हैं दोस्तों फीटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज में वो है पर्चुनेट पीरियड।
नेक्स्ट इसकी जो स्टेज है वो है पर्चुनेट पीरियड। और इस अवस्था में क्या होता है, पर्चुनेट पीरियड। ये होता है कि हम मनोविज्ञान की भाषा में एक शब्द चलता है हमारा अम्बिकल कोड। ये अम्बिकल कोड क्या होता है, बेसिकली इस कोड के आधार पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा होता है तो माँ के गर्भ के साथ में जब बच्चा क्या अटैच होता है एक नली के द्वारा, जिसे हम लोग अम्बिकल कोड बोल देते हैं, उस कोड को काट करके अलग किया जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्चुनेट पीरियड बोल देते हैं। जब इस चीज को बच्चों को क्या माँ के गर्भ से अलग किया जाता है, उसकी किसके द्वारा किया जाता है, वो होता है अम्बिकल कोड के द्वारा इसको अलग किया जाता है। ये इसकी मुख्य अवस्था थी। अब बात करेंगे जब शिशु अवस्था में इसके जो मानव विकास के साथ साथ उसका सामूहिक विकास कैसे होता है, उसकी मानसिक क्रिया कैसे होती है, उसका शरीर का जो भार होता है वो कितना होता है, उसमें जो शरीर में जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये चीजें हमारे से क्या इसकी हो जाती है, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन वो डाल देता है और हमारे यहाँ से क्या कई चीजें भूल जाता है। बात करें इसमें मुख्य अवस्थाओं की हो गई। अब इसमें एक एक चीज की विशेषता पर बात करते हैं हम लोग। जब बच्चा छोटा होता है जन्म के समय, तो उसमें कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें होती हैं, इन चीजों की बात करते हैं। देखते हैं मुख्य बातों को। देखो मान लेते हैं जब नवजात शिशु होता है, मैं लिख देता हूं इसमें शिशु, ये नवजात शिशु है। अब इस नवजात शिशु के अंदर जन्म के समय क्या क्या बातें हैं ये देखिए। तो सबसे पहले की बात करें, जब नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु के अंदर जो वजन की बात करें तो ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था और वजन की देखें तो 7.15 जो पाउंड होता है वो वजन बच्चे में होता है उस वक्त जब बच्चा डिलीवरी होता है। और ये जो वजन की बात करें दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम लोग बालक की। बालक मतलब लड़का जब पैदा होता है तो उस वक्त जो इसका जो औसत जो वेट माना गया है मनोविज्ञान के आधार पर 7.15 पाउंड माना गया है। और वेट की बात करें यहाँ पर तो 3.7 केजी और किसी किसी किताब में 3.8 या 3.6 केजी भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में जो पूछा हुआ था ये पाउंड में पूछा था 7.15 पाउंड। ये यहाँ तक याद रखें। बालक की बात करें यहाँ पर और बालिका की बात करें तो 7.3 पाउंड के आसपास जो है इसका वेट माना गया है। और इन दोनों के आधार पर इनमें कोई डिफरेंट हल्का सा डिफरेंट होता है, बाकी इसमें कोई सामान्य डिफरेंट नहीं होता है। 3.4। अब यदि हम लोग नॉर्मल वेट की बात करें तो जहां जहां बच्चे में 3.7 माना गया है तो जो बालिका है उसमें जो वेट माना गया है 3.4 केजी माना गया है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। वजन के आधार पर देखें तो सीधा सा क्वेश्चन पुटअप होगा कि बच्चे का जन्म के समय जब बच्चा होता है तो उसका वेट होता है 7.15 पाउंड। दूसरी बात इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है ये है कि उसकी जो लंबाई है बच्चे की वो कितनी मानी गई है। देखें लंबाई के आधार पर देखें तो अब यहाँ पे अलग अलग कंफ्यूजन है, अलग अलग किताब में देखें तो अलग अलग बातें होती हैं। किसी किसी किताब में 51 सेंटीमीटर है और किसी की किताब में है जो 15 है। लेकिन आप इतना ही रखें, बालक होगा तो बालक का जो लंबाई माना गया है 51 है और जो बालिका है उसकी जो लंबाई माना गया है वो है 50। ये दोनों में ये 50 है दोस्तों, 56 नहीं है, 50 है। दोनों में कितना फर्क होता है यहाँ पर, इसकी बात करें यहाँ पर 51 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बातें हो गई थी 51 सेंटीमीटर और ये 49 सेंटीमीटर बालिका और 51 सेंटीमीटर की बात करें तो बालक की लंबाई मानी गई है। दो बातें थी वजन और लंबाई की। तीसरी बात करें इसमें तो सिर का जो आकार होता है वो होता है, जो सिर का आकार कितना होता है, बालक का जो संपूर्ण आकार होता है उसका लगभग 21%। ये याद रखें
बालक का जो संपूर्ण आकार होता है उसका लगभग 21% उसके सिर का आकार होता है। दूसरी चीज यही समझ ले कि उस सिर का जो वेट होता है, सिर का जो वेट होता है यहाँ पर वो 350 ग्राम होता है। मैं यही लिख देता हूँ 350 ग्राम सिर का जो वेट होता है दोस्तों वो होता है 350 ग्राम या 350 ग्राम। और कई बार एग्जाम पूछ लेता है यहाँ पर कि जो बच्चे का जो वेट होता है सिर का वो कितना होता है, 300 ग्राम 350 ग्राम। नेक्स्ट बात करें इसी में तो बालक की जो शेष अवस्था में दिल की धड़कनें होती हैं। नेक्स्ट इसमें देखें हृदय की धड़कन की बात करें कि हृदय की जो धड़कन होती है शेष अवस्था में वो कितनी है। ये देखें जो धड़कन होती है हृदय में बच्चे की जो शेष अवस्था में वो 140 होती है, लेकिन जब भी लगभग शेष अवस्था अंत में होती है, अंत का मतलब बात करें हम लोग 5 से लेकर के 6 वर्ष के समय में, ये स्टेज जो है लगभग 100 बार हृदय जो धड़कन होती है वो आ जाती है। देखिए यहाँ पर नवजात शिशु की जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 होती है, लेकिन जैसे ही बालक जो शेष अवस्था है अंतिम पड़ाव में होती है, जैसे 5 से 6 वर्ष में होती है, इस अवस्था में क्या होती है हृदय की धड़कन होती है वो 100 हो जाती है। लेकिन जैसे किशोर अवस्था में धीरे धीरे बढ़ेगा और उसकी धड़कनें होगी वो 72 हो जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ पुटअप हो जाता है कि हृदय की जो धड़कन होती है शेष अवस्था में कितनी होती है, 110। और कई की किताब में उसको 140 भी है, लेकिन हम मान के चलते हैं जो हृदय की जो धड़कन होती है बच्चे की वो 140 ही होती है। यहाँ तक की बात है क्लियर। बात करें इसमें तीसरा जो क्वेश्चन और बन जाता है कि बच्चे की नवजात शिशु होता है उस शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां भी देखें तो नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती है दोस्तों। नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। और यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि नवजात शिशु में जो होती है वो कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें कि जो नवजात शिशु के साथ साथ में उसकी जो दांतों का है दांत से भी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। नवजात शिशु में क्या करते हैं 1 वर्ष तक की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें पहले वर्ष में अस्थायी दांत आते हैं उसके, और अस्थायी दांतों की संख्या देखो यहाँ पर अलग अलग है। लेकिन प्रथम वर्ष की बात करें यहाँ पर तो लगभग 5 माह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो बच्चा है बच्चे में जो दांत वगैरह निकलते हैं वो कौन से माह से या कौन से ईयर से उसमें दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो याद रखें बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है दोस्तों, और जब 5 से 6 महीना चलता रहता है उस 5-6 महीने में ही बच्चे में दांत निकलना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है। और पहले अस्थायी दांत आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या पूछे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटे को याद रखें। अस्थायी दांतों की जो संख्या है दोस्तों 8 वर्ष में होगा तो 10 दांत आ जाएंगे, 12 में होगा तो यहाँ पर 14, और जब 15 साल का बच्चा हो जाता है तो वहां पर 25 दांत यहाँ पर अस्थायी दांतों की संख्या हो जाती है। और वैसे अस्थायी दांत की बात करें तो अस्थायी दांत लगभग बच्चे में जब वयस्क हो जाता है उस वक्त 27 और 28 दांत अस्थायी दांत होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये फिक्स नहीं है। जो बच्चों का जो दांत होते हैं हो सकता है ऊपर नीचे इसमें क्या गैप हो जाता है, तो इनका क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। ये बेसिक चीजें थी मैंने इसलिए बता दिया आपको। यहाँ पर हृदय की बात हो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। हड्डियां पूछ लेगा कि 270 होती है, सिर का आकार पूछ लेगा, संपूर्ण शरीर का 21% होता है, लंबाई पूछ लेगा, बालक की जो लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय, और बालिका की जो लंबाई होती है 49 सेंटीमीटर होती है बालिका की। वेट पूछ लेगा, बालक का वेट होता है 17.5 वेट, और वैसे बात करो 3.7 या 6 वेट होता है, और बालिका का जो वेट होता है 3.4 वेट होता है यहाँ तक केजी में। शिशु से संबंधित ये बात हो गई थी। अब इसी कड़ी में बात करें नेक्स्ट तो समय की बात करें। इसमें इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, या यहीं इसको निकाल के लेते जाते हैं। समय की बात करें, संवेग हमें पता है जब बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता है, ऐसा ब्रिजेश के मानना भी है। और जो ब्रिजेश जो मनोवैज्ञानिक है वो भी ये कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में उसमें सिर्फ एक ही भय माना जाता है, उत्तेजना होती है उस वक्त। उसमें क्या होता है उत्तेजना होती है सिर्फ, न कि कोई संवेग होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें भय, क्रोध और तीसरा ईर्ष्या
ये जो संवेग है ये उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि ब्रिजेश के अनुसार बच्चे में कौन से संवेग पाए जाते हैं। तो उत्तेजना उस वक्त होती है, लेकिन भय, क्रोध और ईर्ष्या ये तीनों ही संवेग बच्चा जैसे ही शेष अवस्था से बाहर निकलता है उसमें ये तीनों ही संवेग हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं छोटा बच्चा होता है और यदि वो जैसे 5-6 महीने का बच्चा है या साल भर का बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सांप पकड़ा के देखो, उसको पता ही नहीं चलेगा सांप है, मतलब उसको मुझे पकड़ना है नहीं पकड़ना है। लेकिन आपने ये देखा है जब 5-6 साल का बच्चा हो जाएगा, जैसे ही बड़ा होगा, बाल्य अवस्था में जाएगा, तो इन बातों का उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे कौन सी चीज को पकड़ना है, मुझे कौन सी, जैसे उसको बाल्य अवस्था में हम लोग कोई चीज पकड़ाएंगे तो समझ जाएगा नहीं ये तो सांप है, नहीं पकड़ूंगा। क्यों? इसलिए उसको क्या है, उस वक्त सिर्फ उसको संवेग उत्पन्न नहीं थे। संवेग का मतलब है सामाजिक चीजों का उसको ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि मुझे कौन सी चीज को पकड़ना है, कौन सी चीज को नहीं पकड़ना है। ये सारी चीजें परिवार से और समाज से सीखेगा आदमी। और जब संवेग उसको उत्पन्न हो जाते हैं, पता चल जाता है बातों का कि ये सही है ये गलत है, उस स्टेज के बाद में क्या करता है, बच्चा इन चीजों को इग्नोर करता चला जाता है और इनको छूने की कोशिश भी नहीं करता है। इसका मतलब हो गया बच्चा छोटा होता है उसमें कोई भी संवेग नहीं होता है, मात्र उत्तेजना होती है। और इसके अलावा भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये तीनों ही संवेग क्या होते हैं, धीरे धीरे उत्पन्न होते जाते हैं। अब इसमें मनोविज्ञान में कुछ संवेग है वो बाद में बात करेंगे। अभी यहीं से जो शिशु अवस्था की जो मुख्य व्यवस्थाएं थी इन चीजों का हम लोग बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट इसी कड़ी में बात करें इसमें, तो इसमें जो मुख्य संवेग की बात होगी। अब भाषा की भी बात कर लेते हैं। जब भाषा के आधार पर देखें तो भाषा में कौन कौन से जो शब्द हैं बालक और किस किस अवस्था में कितने कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है, इस आधार पर बात करते हैं। यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, एक बार दोबारा आप वीडियो रिपीट करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाएगा जो कि आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से वजन, लंबाई, उसका आकार और उसका जो है वेट, ये सारी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब इसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है जो कि हमें मतलब नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। पहला क्वेश्चन यही है कि शिशु की भाषा के ऊपर उसकी बुद्धि और विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। याद रखिए क्वेश्चन पुटअप होगा, बालक की भाषा पर सबसे पहले देखो बुद्धि का क्वेश्चन बने कि नवजात शिशु या मतलब शिशु अवस्था में बालक की कौन सी चीज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो याद रखें बुद्धि प्लस वातावरण, बुद्धि प्लस वातावरण होगा। जैसे ही उसकी बुद्धि प्लस वातावरण होगा उस बच्चे के आधार पर देखें तो उसमें भाषाओं के आधार पर उसमें परिवर्तन होगा। वातावरण की बात करें इसका मतलब वो किसकी वातावरण की बात कर रहा है, नवजात शिशु से जैसे बाहर निकलेगा तो वो विद्यालयी वातावरण, विद्यालय में जैसी भाषा बोली जाएगी बच्चा भी उसी का उच्चारण करेगा। जैसे मान लेते हैं छोटा बच्चा है वो एलकेजी में यूकेजी में जा रहा है और उससे हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग उसको मारवाड़ी में जैसे गांव में है तो गांव में बोल देते हैं किड़ी जा रहे हैं, तो टावर भी क्या करेगा भाई उत्तर दे लो। अपने को ऐसा नहीं करना है। अब यदि हम लोग उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो वो भी इंग्लिश में रिप्लाई करेगा, यदि हम लोग उसको मारवाड़ी में बात करेंगे तो वो भी मारवाड़ी में रिप्लाई करेगा। हमें इसका उदाहरण एक जो एग्जांपल वो कहाँ से मिल रहा है, उसके वातावरण के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, विद्यालय का। अच्छी स्टैंडर्ड का स्कूल होगा तो बच्चे ज्यादातर क्या इंग्लिश के ऊपर काम लेते हैं और जो लैंग्वेज होगी भाषा होगी उसके ऊपर सीधा सा फर्क पड़ता है। एक उसकी बुद्धि का, यदि उसका आईक्यू इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट जो होता है अच्छा है तो शब्दों का जो सिलेक्शन होगा बच्चे का वो शब्दों का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। और यदि डल होगा तो वो डल के आधार पर अपना काम चलाता है। और इसलिए देखें तो बच्चे पर सर्वाधिक भाषा के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है बुद्धि प्लस विद्यालयी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें तो इस मैकार्थ जो था उसने बोला था कि जो 18 माह का जो बालक होता है उसमें 25 से 26%, याद रखें एक बात और याद रखें इसमें क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा 10 माह से लेकर के 1 साल का हो जाता है, 10 माह से लेकर के 1 साल हो जाता है, एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि 10 माह से लेकर के या 1 वर्ष इस अवस्था में जो भी बच्चा बोलता है वो लगभग 90% स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण करता है, स्वरों का उच्चारण। वेरी इंपोर्टेंट बात है कि एक अवस्था तक जो बच्चा होता है सर्वाधिक किस चीजों का उच्चारण करता है, स्वर करते हैं, व्यंजन करते हैं, भाषा, वाक्य। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, सीटेट में अभी पूछा था क्वेश्चन ये था कि कौन सी अवस्था के अंदर बालक छोटे छोटे शब्दों को
जोड़ करके बोलना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन पुट हुआ था अभी, तो इसमें दिया था 12 से 18 वर्ष से, 18 से 24 वर्ष से, या 24 से 36 वर्ष, ऐसे समय था वहां पर। इसके आधार पर इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये आप प्रैक्टिकल, यदि आपने कहीं घर में बच्चा है तो आप समझ जाएंगे कि जो 1 साल का बच्चा होता है वो छोटे छोटे शब्दों को जो है जोड़ करके क्या कर देता है, वो शब्दों का उत्तर एक बड़ा वाक्य बनाना शुरू कर देता है और उसको बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो इस स्टेज पे होता है, वो क्या करता है, सर्वाधिक उच्चारण किसको करता है, स्वरों का कर देता है। नेक्स्ट देखिए इसी कड़ी के अंदर, तो जो 5-6 माह का बालक होता है वो जो काम लेता है उसमें क्या करता है, वो सर्वाधिक 5-6 महीने का जो बालक होगा वो ध्वनि के माध्यम से बातें करता है। 5-6 माह का जो बालक होगा, देखो 5-6 बालक होगा तो उसको क्या, ना तो पानी का शब्द आता है, ना माँ बोलना आता है। तो यहाँ पर क्या वो अलग अलग ध्वनि निकालता है, जैसे पानी के लिए भी अलग से इशारा करता है, या कुछ खाना होगा तो रोने लग जाएगा। इसलिए याद रखें 5-6 माह का जो बच्चा होता है वो सिर्फ ध्वनि के माध्यम से ही अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है। 5-6 माह का जो बालक होगा, याद रखें वो ध्वनि के माध्यम से ही, ध्वनि के माध्यम से ही अपनी बातें समझाने की कोशिश करता है, अपनी बातें समझाने की कोशिश करता है। हमने देखा होगा समाज या परिवार में, घर में छोटा बच्चा होता है, जैसे उसको भूख लगती है वो रोने लगेगा, या ऐसे मतलब जो यदि हम उसको चारपाई में लेटाएंगे तो वो चारों तरफ घूमने लग जाता है, रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी बात कहना चाहता है, वो ध्वनि के माध्यम से ही इन बातों को क्या करता था, वो समझाने की कोशिश करता है। अब बात करें इसमें कि स्मिथ महोदय ने क्या किया था, पूरी भाषा को अलग अलग आधार पर बांट दिया था कि किस समय में जो बालक है कितने शब्द बोलता है और किस वर्ष में कितने शब्दों का वो है यूज करने लग जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि स्मिथ के अनुसार बताइए 1 साल में जो बच्चा होता है वो कितने शब्द बोलता है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हमें याद रखना है। अब बात करें स्मिथ के अनुसार, बात कर रहे हैं स्मिथ महोदय के अनुसार, स्मिथ महोदय के अनुसार महोदय के अनुसार स्मिथ महोदय क्या बोल देता है कि भाषा के आधार पर जो बच्चा होता है वो किस समय में कितने शब्दों का सिलेक्शन करता है। तो याद रखें 0 से जो 8 माह का समय होता है, 0 से लेकर के 8 माह, ये सारणी आपको याद रखनी है। 0 से 8 माह में समय क्या होता है, बच्चा कुछ भी शब्द काम में नहीं लेता, सिर्फ ध्वनि के आधार पर क्या करता है, वो अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। याद रखें 0 से 18 माह का समय है, तो इस कितने शब्दों का सिलेक्शन करता है, 0 शब्दों का सिलेक्शन करता है, मतलब अपनी बात जो है ध्वनि के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता है। 18 माह 0 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या शब्द लिखते हैं हम लोग, मतलब वो बोलता कुछ भी नहीं है, या हम यहाँ पे ये बात शब्द 0 से 8 माह का सही है। 0 से 8 माह का जो समय है इसमें क्या करता है बच्चा, कुछ भी बोलता नहीं है। और 10 माह में क्या करता है बच्चा, सिर्फ एक शब्द बोलता है। जब 9 माह से लेकर के 10 माह का समय होगा बच्चा, तो मतलब 9 और 10, 9-10 माह का जब बच्चा हो जाता है वो क्या करता है, सिर्फ एक शब्द, जैसे मान लेते हैं माँ, एग्जाम्पल ले लिया हमने माँ। ऐसे जो शब्द जो एक एक शब्द का है, एक एक शब्द क्या करता है, एक एक शब्द वो बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो 1 वर्ष का बच्चा क्या कर देता है, 1 वर्ष का बच्चा स्मिथ महोदय बोलते हैं 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है। माँ, आपने देखा होगा जब 1 साल का बच्चा हो जाता है उसमें क्या कर देता है, माँ, पापा, चाचा, मतलब 2 या 3 शब्दों के जो शब्द होते हैं वो बोलना शुरू कर देता है यहाँ पर, जब 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है। नेक्स्ट बात करें इसी कड़ी के अंदर, जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तो 212 शब्द जो है बोलना शुरू कर देता है। सीधा ही उसमें इतना फर्क आ जाता है, जब 2-2.5 साल का बच्चा हो जाता है तो वो 212 शब्द बोलना जो है शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हो गया
इस अवस्था में बालक शब्दों को जोड़ करके, याद रखें, शब्दों को जोड़कर, यहीं से सीटेट में क्वेश्चन जो था पुटअप हुआ था। इस अवस्था में मतलब दूसरे अवस्था में 1.5 साल से लेकर के जो 12 महीने से 12 माह से लेकर के 18 माह का समय जो समय हो रहा है, यहां से लेकर के 24 माह तक का समय है। इसमें क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ करके बोलना शुरू। जब 2 साल का बच्चा होता है, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके वो बोलना शुरू कर देता है और लगभग 212 शब्द वो बोलता है। नेक्स्ट बात करें तो 4 वर्ष में क्या करता है बच्चा, 4 वर्ष में, यहां से आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, 4 वर्ष में 550 शब्द बोलना शुरू कर देता है। यहां लिख दूं मैं, 4 वर्ष में क्या करता है बालक 550 शब्द। इसका मतलब ये हो गया, इस अवस्था में क्या करता है बालक, जो छोटे छोटे जो कठिन शब्द होते हैं 1550 सही है, 1550 शब्द बोलना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में क्या होता है बालक, 4 वर्ष में क्या करता है, जो भी कठिन शब्द होते हैं, याद रखो, कठिन शब्दों को जोड़ करके, कठिन शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू कर देता है। कठिन शब्दों को जोड़ करके बोलना शुरू कर देता है। मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 0 से 8 माह का जब समय होता है बच्चे का, तो वो इस अवस्था में क्या कर देता है, अपनी बात सिर्फ ध्वनि के माध्यम से बोलता है। और जब इस अवस्था में बोलता है, और तो क्या यदि कोई एक आधा शब्द बोलेगा तो वो सिर्फ स्वर का उच्चारण करता है। लेकिन जैसे 10 से 11 माह का बच्चा हो जाएगा, तो एक शब्द जैसे माँ, पा, ऐसे वाले जो शब्द हैं जो एक वर्ड में ही खत्म होते हैं, वो शुरू कर देता है। लेकिन जैसे 1 वर्ष से बाहर निकलेगा बच्चा और 1.5 साल का 1 साल का हो जाएगा, तो उस अवस्था में क्या कर देता है, वो 2 से 3 शब्द ऐसे बोलना शुरू कर देता है। माँ, पापा, चाचा, ये वाले जो इजी वाले शब्द हैं, बिना मात्रा वाले शब्द हैं। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होगा कि बताइए 1 वर्ष का बालक क्या तर्क संगत युक्त बात करता है, क्या वो मात्रा वाले शब्द यूज में लेता है? नहीं लेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उससे मात्राओं का ज्ञान ही नहीं होता है, उसे बोलना ही नहीं आता है। यहाँ पर सीधे सिर्फ आ मात्रा वाले, याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। जो शब्द, ऐसे शब्द या तो ए की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी, ऐसे ही शब्दों को बोलना शुरू कर देता है बच्चा 1 से लेकर के 2 साल तक का। दूसरे वर्ष की बात करें, 2 वर्ष जैसे ही बच्चा टच होता है या उसके आसपास का जो समय होता है, इस अवस्था में क्या करता है, 212 का मतलब ये हो गया कि इस अवस्था में जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको जोड़ करके वो क्या बात करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे शब्द जोड़ करके बात शुरू कर देगा। नेक्स्ट बात करें इसमें, जब 4 साल का बच्चा हो जाता है, 4 साल का मतलब बात करें वो 1550, इस अवस्था की ये कहने का मतलब है 4 अवस्था छोटे छोटे जो कठिन शब्द होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट शब्द नहीं, हल्के कठिन शब्द जो होते हैं उनको जोड़ करके अपनी बात कहने की कोशिश करने लग जाता है। यहां तक की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट बात करें 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष की बात करें, 5 वर्ष का बालक लगभग 2072 शब्द बोलता है। दोस्तों ये आपको याद नहीं रखना है 2072 शब्द, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको जोड़ करके इसमें चीजें बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है कि 1 माह में माँ बोलेगा सिर्फ ए और आ की मात्रा वाले, या स्वर को उच्चारण करता है सिर्फ, यहाँ पर 3 शब्द माँ, चाचा वाले, सिर्फ आ की मात्रा वाले शब्दों को जोड़ करके बोलना शुरू कर देता है। यहाँ तक यही क्वेश्चन पुटअप होता है, यहाँ तक अभी तो कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ नहीं है, लेकिन इनको याद रखें आप। 4 वर्ष में क्या करते थे, कठिन शब्दों को जोड़ करके बोलना शुरू कर देता है। 5 वर्ष की अवस्था का मतलब है यहाँ पर जितने भी कठिन शब्द होते हैं उन जोड़ करके वो अपनी बात बोलने लग जाता है। जो भी कठिन वर्ड है उनकी बात वो क्या बोलना शुरू कर देता है, कठिन शब्दों को। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कठिन शब्द, लेकिन जब 5 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो कठिन शब्द जो होते हैं उनको जोड़ करके वो अपनी बात कहने लायक हो जाता है। नेक्स्ट बात करें छठे साल में 25 62, 6 वर्ष की अवस्था में क्या होता है बालक, लगभग 25 62, आप ऐसे याद कर लें, लगभग 25 62 मतलब 2562 शब्द बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हो गया, जब 6 साल का बच्चा होता है तो पूर्णतः वो इस लायक हो जाता है कि अपनी बात व्याकरण के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है। यहाँ पर याद रखें बात जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो 6 साल का बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में आते आते अपनी बात को कुछ कुछ शब्दों में व्याकरण का प्रयोग करने लग जाता है।
क्वेश्चन पुटअप होगा कि बताइए कौन सी अवस्था में जो बालक होता है व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। तो याद रखिए जो व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग होता है वो होता है इसी अवस्था में जब 6 साल का बच्चा हो जाता है। जैसे ही वो 6-7 साल का बच्चा होगा आपने देखा होगा बहुत सी बातों वो इंग्लिश की मीडियम से बात करता है। कभी कभी वो ऐसे शब्दों को सिलेक्शन करता है जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होता है, जो हमें भी नहीं पता होता है। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्याकरणिक शब्दों का जो यूज लेगा वो 6 वर्ष की अवस्था में लेगा। ये बातें हो गई थी हमारी शेष अवस्था से संबंधित दोस्तों। अब इसमें कोर्स जो भी क्वेश्चन पुटअप होने वाले थे वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड करी है और हमारी जो शेष व्यवस्था थी वो भी होगी क्लोज। एक बार अगेन आपको सभी को इन्फॉर्मेशन आपको पता है जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया, तैयारी करिए, लगातार लगे रहे। जो ऑब्जेक्ट टाइप था उसको स्किप कर दिया, वापस थ्योरी पे लगे रहे। जब एग्जाम आए तब आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करना है। और आप जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी दोस्त हैं इस एजुकेशन संबंधित हैं, उनके साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। और इस आधार पर देखें तो आप जितने भी हैं तो आप इसको कमेंट भी किया करो। यदि आपको कुछ एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और ऐड और जो ऐड है होने वाला है या और इसमें कुछ बेटर हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल सके, आपका जो फीडबैक होगा वही हमारे लिए एक आगे के लिए रास्ता बनाता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।